गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, यही हमारे आपको मनोकामना है। और हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं उन्हें सबको मद्देनज़र रखते हुए, उन्हें सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। हमें कोई भी एक अपनी ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जो हमारे एग्ज़ाम में चीज़ें आए और वो हम पढ़ ना पाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए एक हफ्ते में एक क्लास लेकर आते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, इसके अनेक नाम हैं, आंसर सब एक ही है। तो हम आप लोगों के लिए आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 23 है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो हमारे एग्ज़ाम में चैप्टर है वो 23 चैप्टर है। तो आज हमने आपको लास्ट टेस्ट करा दिया है 23 चैप्टर से, चैप्टर बाय चैप्टर हमने आपको टेस्ट कराया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके लिए हम चैप्टर में से टॉप 20 क्वेश्चन निकाल कर लाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें हम आपको करा देते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो एनसीएफ रिपोर्ट 2005 पर आधारित है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, XYZ किसी भी स्टेट का, रीट का दीजिएगा, KVS का दीजिएगा, सुपर टेट का दीजिएगा, जिसमें भी कुल मिला के बात यह है साइकोलॉजी का पोर्शन आता है। आप निश्चित होके हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करिएगा और देखना एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को जज करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारी 30 टेस्ट सीरीज है, 30 टेस्ट पेपर है। इन 30 को टेस्ट पेपरों को एग्ज़ाम में सॉल्व करके बैठिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट लेकर आएंगे अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो आइए आज के एनसीएफ रिपोर्ट देखते हैं। क्या एनसीएफ रिपोर्ट में 2005 में कहा गया है, ये पूरी एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट है कि बच्चे को रटाया ना जाए, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, आसपास की इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए, बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जो वो बच्चा सीख सके, बच्चे को सामाजिक, आर्थिक और विकास के उसके कारण ढूंढे जाए, बच्चे को रटाया नहीं जाए, बच्चे को सिखाया जाए, बच्चे को शिक्षा का बोझ कम किया जाए। इस तरीके की ये रिपोर्ट थी जिसमें हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। टेस्ट नंबर आज का हमारा 29 है, इससे पहले 28 हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। टॉपिक 23 और टॉपिक का नाम है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं एनसीएफ। एनसीएफ की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है। एन का मतलब है नेशनल, सी का मतलब है करिकुलम, एफ का मतलब है फ्रेमवर्क 2005 और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। क्लियर है? तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, देखिएगा। एनसीएफ रिपोर्ट 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है। एनसीएफ रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, उसके अनुसार सत्य कथन क्या है, राइट कथन क्या है। स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन या वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य हैं। और डी ऑप्शन, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ना तो ए सत्य है और ना बी सत्य है। देखो, एनसीएफ रिपोर्ट 2005 के मार्गदर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि स्कूल से ज्ञान को बाहरी जीवन या वातावरण से, आसपास से जोड़कर बच्चे को पढ़ाया जाए। सैद्धांतिक के साथ साथ
व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए। तो आंसर हो जाएगा हमारा राइट ए आंसर। जबकि पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, इसमें यह नहीं कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस तैयार होना चाहिए। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर जो राइट है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। मतलब एनसीएफ रिपोर्ट 2005 में जो कहा गया है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो बाल केंद्रित को किस प्रकार समायोजित किया गया है, किस प्रकार उसमें समायोजन किया गया है, क्या उसमें बेहतर किया गया है। अभिरुचियों के अनुरूप, मतलब बच्चों को इंटरेस्टेड बना के पढ़ाया जाए, बच्चों की जिस चीज में रुचि हो उस चीज को बेहतर करके पढ़ाया जाए, बच्चा जिस चीज को बेहतर सीखता हो उस पर फोकस किया जाए और बच्चे की रुचि भी जानी जाए, वो किस सब्जेक्ट में बेहतर कार्य कर सकता है, किस सब्जेक्ट में बेहतर कार्य नहीं कर सकता। आर्थिक स्तर के अनुरूप, मतलब बच्चा अगर इकोनॉमिक कंडीशन से कमजोर है उसके अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। इसमें कहा गया है नियोजित जो करने की बात करी गई है वो करी गई है अभिरुचियों के अनुरूप, अभिरुचियों के अनुरूप, मतलब बच्चे की अभिरुचि जानकर उसके अकॉर्डिंग उसे समायोजित किया जाए, उसका नियोजन किया जाए, उससे तालमेल बैठाया जाए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षा एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एनसीएफ रिपोर्ट 2005 क्या कहती है। ये कहती है ए ऑप्शन, एक उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक मतलब मोटिवेशनल के रूप में, वो समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करता रहे। बी, आदेशक के रूप में, वो बच्चों को आदेश देता रहे। सी, एक नेता के रूप में। एनसीएफ रिपोर्ट 2005 में कहा गया है कि बच्चों की जो शिक्षा है एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, जो शिक्षक है उसकी जो भूमिका है वो एक मोटिवेशनल के रूप में होनी चाहिए, वो बच्चों को समय समय पर गाइड करे और बच्चों की समस्या समझे और समस्या समझकर उसका निदान करने की कोशिश करे। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है। शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है, मतलब नॉर्मल। स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों का दूर तक पैदल चलना। बी, घटिया फर्नीचर जो बच्चों की पीठ पर टेकी नहीं देता, मतलब अगर बच्चे टेबल पे बैठे हैं चेयर पे तो वो टेकी होनी चाहिए बच्चों के पीछे ताकि उनकी कमर लग सके उससे। सी, शारीरिक दंड या तकलीफ देह मुद्रा में उन्हें खड़े रखना। डी, लड़कियों के लिए शौचालय व सफाई प्रबंध की व्यवस्था करना। इसमें शारीरिक असुविधा का सामान्य जो स्रोत नहीं है वो है डी, लड़कियों के लिए शौचालय और सफाई प्रबंध की व्यवस्था करना। बाकी ये तीनों, स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों को दूर तक पैदल चलना ये भी असुविधा है, फर्नीचर बेहतर ना होना यह भी असुविधा है, शारीरिक दंड और मुद्रा में उन्हें खड़े रखना यह भी असुविधा है। तो जो सामान्य स्रोत नहीं है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ साथ अन्य संदर्भ जोड़कर शिक्षा को पुष्ट मतलब मजबूत और गहन बना सकता है। जोड़कर शिक्षा को मजबूती और बेहतर और गहन मतलब उसे डीप अध्ययन बना सकता है। शिक्षार्थी अनुभव मतलब पढ़ाते समय जो उसका अपना एक्सपीरियंस है और जो दूसरों लोगों से उसने सीखा है, देखा है, वातावरण से, वो बताया जाए। लिंग भेद मेल फीमेल, तो बताइए
किस चीज से जोड़कर शिक्षा को मजबूत और गहन डीप बना सकता है एक अध्यापक? वो बना सकता है अनुभव के साथ। बच्चे को अगर पढ़ाएगा तो शिक्षा में इंटरेस्ट भी आएगा बच्चे को, और इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, और मानसिक विकास के साथ बच्चा सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बेहतर सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कौन सा एक इसमें गलत है? बताइए। सभी बच्चों में सीखने की एक क्षमता होती है। सभी बच्चे मतलब जन्मजात ही उनमें सीखने की एक क्षमता होती है। दूसरा है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सी, सीखने की प्रक्रिया स्कूल के बाहर व अंदर चलती रहती है। बाहर भी चलेगी और अंदर भी चलेगी। डी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। देखो, सभी बच्चों में सीखने की एक क्षमता जन्मजात होती है, राइट आंसर है प्रणाम में। दूसरा है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, राइट है प्रणाम में। सी, सीखने की प्रक्रिया स्कूल के बाहर और अंदर दोनों स्थानों पर चलती है। जबकि डी जो है वो रॉन्ग है, ये गलत है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, जबकि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। क्लियर है? तो ये आप में गलत है। तो हमारा जो गलत आंसर है वो है डी। ठीक है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है हमारा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विधिक दृष्टिकोण, विधिक मतलब कानूनी दृष्टिकोण के माध्यम से ... लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श, खुले मतलब विमर्श मतलब विचार, विमर्श, सलाह, एडवाइस, खुले विमर्श और विधिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण के माध्यम से ... लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। किस चीज को? सामूहिक निर्णय मतलब ग्रुप निर्णय, एकल निर्णय मेरा खुद का निर्णय, स्व निर्णय मतलब मेरा खुद का स्वयं निर्णय। बताइए, जो मैं चाहता हूं वो, स्वयं का मतलब जो मैं चाहता हूं वो। ये जो खुले विमर्श और विधिक दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय जो है लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक डिसीजन, ग्रुप डिसीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती है, प्राथमिक जो बच्चे होते हैं प्राथमिक लेवल पर जो पढ़ते हैं, या प्री प्राइमरी स्कूल कह लो आप, या आंगनबाड़ी केंद्र कह लो आप, तो उनमें जो हमारी भाषा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी रहना चाहिए, हिंदी रहना चाहिए, मातृभाषा रहना चाहिए, या फिर संस्कृत रहना चाहिए। देखो, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा समझता है वो सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा को समझता है। तो उनमें जो पढ़ाई का लेवल है, जो उनमें बुकों का स्तर है, वो मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा के आधार पर उन्हें पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चों को जजमेंट करना है, जो बच्चों को जांचना है, कितना उन्होंने विकास किया है, क्या उनकी कमियां हैं, क्या वो बेहतर कर रहे हैं, कहाँ तक वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ तक नहीं कर रहे हैं, किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इस चीज़ की जांच करना तरीका क्या है सही? वार्षिक परीक्षाएं लेकर, दैनिक गतिविधियां कराकर, दिन प्रतिदिन एक्टिविटी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराकर। बच्चों के आकलन का जो सही तरीका है वो दैनिक गतिविधि कराकर है, प्रतिदिन जज कर है। प्रतिदिन की एक्टिविटी होगी, उससे ये पता चलेगा
कि बच्चा कितना एक्टिव है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को दैनिक गतिविधि के माध्यम से हम बेहतर समझ सकते हैं। बाकी वार्षिक परीक्षाएं कराकर भी समझ सकते हैं, अर्धवार्षिक भी करा सकते हैं, साप्ताहिक भी करा सकते हैं, वो सब बाकी सबसे अच्छा तरीका दैनिक गतिविधि है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। निरर्थक मतलब गलत है। किस चीज की? पिछड़ेपन की, सामान्य की, कक्षा केंद्रित की या सृजनशील की? बताइए। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है, मतलब कुछ नहीं फायदा है। तो उसमें अगर भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में हम सृजनशीलता की बात करते हैं तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बच्चे फेल होते हैं तो यह दर्शाता है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो ये किस चीज को दर्शाता है, किस चीज का हमें पता लगता है? अपनी असफलता का, समाज की असफलताओं को, स्कूल की असफलता को, का कर लो यहां सब, ठीक है, परिवार की असफलता का। बताइए। अपनी असफलता का मतलब अगर हम बच्चे फेल हो रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है? अपनी असफलता का, समाज की असफलता का, परिवार की या फिर स्कूल की असफलता का। इससे हमें पता चलता है अगर बच्चे फेल होते हैं कि स्कूल असफल है, वहाँ की जो शिक्षा है वो बेहतर नहीं है, वहाँ के जो अध्यापक है, वहाँ के जो टीचर है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बेहतर काम नहीं कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि स्कूल की जो व्यवस्था है वो फेल है। क्लियर। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। जो गणित है, बच्चों को जो गणित पढ़ाया जाता है, जो उसकी शिक्षा दी जाती है, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, उसका अचीवमेंट क्या होना चाहिए? तार्किक प्रकार से सोचना, मतलब बेहतर प्रकार से सोचना, क्रिएटिव माइंड से सोचना, तार्किक रूप से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, इमेजिंग करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, किसी चीज को संचालित करने की योग्यता रखना, उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो लक्ष्य रखा गया है वो सभी रखा गया है। लक्ष्य तार्किक सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना और संचालित करने की योग्यता का विकास करना। तो इसमें आंसर तीनों हो जाएंगे। क्लियर है। 13वां क्वेश्चन है, डॉट डॉट की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में व्याप्त होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है, कौन सा विषय ऐसा है जो सभी स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी आज हमें ज़रूरत है, जो समाज के लिए भी और प्राकृतिक चीज़ों के लिए भी सबसे अति महत्वपूर्ण है? गणित विषय, पर्यावरण विषय, भाषा विषय या फिर मातृभाषा विषय? बताइए प्यारे छात्र छात्रों, बताइए। एक पाठ्यक्रम में जो सभी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए वो है पर्यावरण विषय। पर्यावरण, ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण ही हमारी रक्षा कर सकता है, पर्यावरण ही हमारी प्रकृति को बचा सकता है, पर्यावरण ही हमें बीमारियों से बचा सकता है, पर्यावरण ही हमारी सेहत बना सकता है, पर्यावरण ही हमारे लिए लाभदायक है, बाकी सब चीज़ इसके बाद में। तो आज की डेट में अगर कोई विषय अच्छा शामिल होना चाहिए तो वो पर्यावरण ही शामिल होना चाहिए। इस बात को एनसीएफ रिपोर्ट भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कला विषय। कला मतलब आर्ट, जो विषय है हमारा, आर्ट सब्जेक्ट है, को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए? जो आर्ट विषय है या कला विषय है उसे स्कूली जो कक्षा है बच्चों की, या कौन सा लेवल है कक्षा 1 से 10-12 तक के बीच का, जो हमें उसे शामिल करना चाहिए? पूर्व प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक कक्षाएं, उच्च प्राथमिक कक्षा या सभी स्तरों पर? देखिए,
जो कला विषय है उसे जरूरत है हमें पूर्व प्राथमिक से कक्षाओं में भी शामिल करा जाए, प्राथमिक में भी किया जाए, उच्च प्राथमिक में भी किया जाए, तीनों में किया जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी स्तरों पर या सभी चरणों में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, एनसीएफ 2005 किस सूझ के साथ, सूझ मतलब किस समझ के साथ, के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? एनसीएफ 2005 की रिपोर्ट क्या कहती है कि बच्चों को किस चीज़ का बोझ होना चाहिए, किस चीज़ का बोझ नहीं होना चाहिए, क्या उनका विकास कैसे होना चाहिए और कैसे उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए? तो इसमें देखते हैं, शिक्षा बोझ के साथ मतलब भारी बैग होना चाहिए बच्चों में, शिक्षा बिना बोझ के हल्का बैग होना चाहिए, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। एनसीएफ रिपोर्ट 2005 कहती है कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। शिक्षा बिना बोझ मतलब कम किताबें और हल्का बस्ता, कम सिलेबस और बेहतर शिक्षा। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किससे संबंधित है? उत्सुकता परीक्षण किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से, अभिप्रेरणा से, रुचि से या फिर मंद बुद्धि से? बताइए, उत्सुकता जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है? वो है सृजनात्मकता से। उत्सुकता परीक्षण क्या है? सृजनात्मक। सृजनात्मक क्या है? नई नई चीज़ों का आविष्कार, नई नई चीज़ों की खोज, नई नई बातों का निर्माण, नए नए तरीकों को सीखना और पढ़ना सिखाना, ये सब उत्सुकता में आ जाता है, सृजनात्मकता में। सर्जन कौन होता है? सर्जन डॉक्टर होता है। सर्जन का काम क्या है? अगर हमें बीमारी हो जाए, कोई ऑपरेशन होना है तो उसे सही करना। तो इसी तरीके से शिक्षा का है, सर्जन मतलब कोई समस्या अगर आ रही है तो नया तरीका सीखना, नया सुझाव देना और नया कोई आविष्कार करना। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मैजिक मॉडल किससे संबंधित है? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था या किससे संबंधित है या किस मनोवैज्ञानिक ने इससे संबंधित बातें की थी? थ्रस्टन, जीन पियाजे या फिर कैटेल? बताइए, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? यह है आपका कैटेल से। ये कैटेल ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बनाया गया था वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को ये कहा गया था कि इन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो इन बच्चों का मौलिक अधिकार है? 6 से 18 वर्ष, 7 से 14 वर्ष या फिर 6 से 14 वर्ष? बताइए। ये है 6 से 14 वर्ष, सी आंसर। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार ने कब लागू किया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार ने कब लागू किया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, मार्च 2011? बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार ने जो लागू किया था वो क्या था? 1 अप्रैल 2010 को। याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। बना कब था? 2009 में। कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये जो है 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक को गृह कार्य, और ये आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 का 86वां संशोधन 2002। तो अब याद रखना कौन सा संशोधन? 86वां
कब लागू हुआ? 2002। किस आर्टिकल में है, किस काव में है? कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। मतलब जो शिक्षक है, अध्यापक है स्कूल में या अध्यापिका है स्कूल में, उसे बच्चों के गृह कार्य की जांच कैसे करनी चाहिए? कभी कभी, मतलब महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, नियमित, लगातार, दिन प्रतिदिन, एक सप्ताह में एक बार, या फिर वार्षिक। बताइए कौन सी ऐसी जांच है जो बच्चों को बेहतर बनाती है और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो उसे जांच करे। तो ये एक ऐसा कार्य है बी, नियमित। नियमित मतलब लगातार जांच करी जाए बच्चों की। क्लियर है? तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट, जो आपको एनसीएफ रिपोर्ट 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िएगा, कोई भी नोट्स पढ़िएगा, और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए पेपर, अनसॉल्व पेपर सी टेट के वो सॉल्व करिएगा। आप देखना हमारे पढ़ाए हुए से लगभग 95% आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ लगातार जुड़ने की। आपका एसएसटी का पोर्शन भी लगातार चल रहा है, जिसमें आपको एसएसटी में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी। इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, या फिर नागरिक शास्त्र, संविधान, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। बाकी हिंदी की क्लास भी आपकी लगातार चल रही है और टेस्ट भी चल रहे हैं। प्रत्येक संडे आपका जनरल स्टडी का टेस्ट होता है, और ये आपको 30 टेस्ट हमने करा दिए हैं। इसके बाद जो भी कुछ शेष बचता है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध करा देंगे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।